नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी गुजरात विधानसभा चुनाव की, क्योंकि गुजरात की लड़ाई अब त्रिकोणीय होती दिख रही है। 27 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार फिर से मजबूती से खड़ी हो रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की राह में रोड़ा बनते दिख रहे हैं, क्योंकि करीब 30 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM चुनाव लड़ रही है। और ये वो 30 सीटें हैं जहां 30 से 60% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का अगर होती है तो फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ अहम बयान। आजादीना अमृत काळनी आ पहली चूंटणी आ चूंटणी 5 वर्ष माटे नथी भाई। आ चूंटणी 5 वर्ष माटे गांधीनगर में कोनी सरकार बने एना माटे नथी। आ चूंटणी 25 वर्ष पछी गुजरात केवुं हशे एनो निर्णय करवा माटेनी चूंटणी छे। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। आईबी एक जासूसी कंपनी है केंद्र सरकार की। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, पार्टी आवे छे। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। मोदी जी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने गुजरात को बनाया तो आपने पूरे गुजरात को बना दिया। क्या बना दिया आपको मालूम, मगर मोरबी का ब्रिज भी मोदी ने बनाया था। मोरबी का ब्रिज भी मोदी जी आप ही बनाए थे। अच्छा, आपको मालूम उसमें 140 लोग मर गए, 50 बच्चे थे, जिसमें 2.5 साल का बच्चा भी मर गया। और वो कंपनी क्या, ओरेवा कंपनी, उसके मालिक को मोदी जी हाथ नहीं लगाते। तो चुनावी घमासान अपने चरम पर है और ऐसे में हम आज सवाल उठा रहे हैं देश के सवाल में कि ओवैसी और केजरीवाल क्या बीजेपी की बात बनाएंगे। दूसरा सवाल, ओवैसी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इसके अलावा बीजेपी की विरासत या कांग्रेस की चमकेगी सियासत, क्या बीजेपी अपने आप को बचा पाएगी इन चुनाव में और क्या कांग्रेस को कुछ फायदा होने की उम्मीदें हैं। और ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होगी और उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या गुजरात में ओवैसी और केजरीवाल से कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा और क्या बीजेपी को कुछ फायदा होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। राजू देसाई साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से, हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सुधीर रावल हमारे साथ हैं कंसल्टिंग एडिटर ITV गुजरात के, और हिमांशु भट्ट साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर MIM चुनाव लड़ रही है और ये वो सीटें हैं जहां पर जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस को मिलता आया है। ऐसे में कितना नुकसान कांग्रेस का देख रहे हैं आप? हरिशंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। आपने सवाल मेरे से किया क्या? जी, मैंने सवाल ये किया कि वहां पर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। ऐसे में वो जो एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी कांग्रेस को कि इस बार शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया पूरे मुकाबले को। और वो सीटें जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं वहां पर MIM के कैंडिडेट खड़े हैं, जो वोट आपको मिलता आ रहा था। कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस को इस त्रिकोण से? देखिए, पहली बात तो यह है कि 27 साल से सत्ता से बाहर नहीं है हम लोग। ये 15 साल से बीजेपी नगर निगम में सरकार में है
और 15 साल दिल्ली सरकार में हम लोग भी रहे हैं। और दिल्ली सरकार में जब कांग्रेस पार्टी थी 15 साल के में 8 साल। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप गुजरात की बात कर रहे हैं? जी, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। देखिए, गुजरात के अंदर आप पार्टी बीजेपी को सीधा नुकसान कर रही है। वो जो दावा था उनका रूरल बेल्ट से जी, कांग्रेस का जनाधार वैसा का वैसा ही है। पिछले बार चुनाव में 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से 62 सीटें गुजरात के देहात के क्षेत्रों से मिली थी। आज भी गुजरात के अंदर कांग्रेस का जनाधार देहात में, रूरल बेल्ट में बरकरार है, वैसा का वैसा ही है। 4 दिशाओं से यात्राएं निकलकर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। और केजरीवाल सिर्फ भावनगर, जामनगर, सूरत, ये जो बड़े नहीं, शहर मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। मैं मुद्दों पर अभी नहीं आया, मैं तो उन आंकड़ों की बात कर रहा हूं। देखिए, जो मुस्लिम वोट था गुजरात में, जो मुस्लिम वोट है वो आमतौर से वोटर माना जाता है कांग्रेस का। अब तक तो यही देखा गया है। हालांकि इस बार कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं, कुछ ऐसे सर्वेज हुए हैं जिसमें वो वोट भी बीजेपी को जाता दिख रहा है। दूसरा ये था कि आम आदमी पार्टी पहले चुनाव नहीं लड़ती थी, पहले कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उतनी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ी थी जितना इस बार लड़ रही है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो उसका फायदा दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ले जाती नजर आ रही है। जो फायदा कांग्रेस को मिलता वो आम आदमी पार्टी बीच में से लपक रही है। नहीं, ये गलत आकलन है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में है, चर्चा में है। आम आदमी पार्टी का कोई वहां पर कोई जनाधार नहीं है और लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के प्रति कोई रुझान नहीं है। सीधा मुकाबला कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पोजीशन में है कि सरकार बनाएंगे। और जो आपने मुस्लिम मतदाताओं की बात किया है, जो देश की बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राजू देसाई साहब, किससे मान रहे हैं आप मुकाबला, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? वैसे बता दूं, चुनाव के दौरान कोई नेता, कोई पक्ष अपनी बातें सुनाता है, अपने ओपोजिशन कौन है वो भी देखता है। भारतीय जनता पार्टी का लास्ट 27 साल से गुजरात में शासन, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद रूपी दिया है और उसमें हमारे ओपोजिशन को हम नहीं देखते। विकास की राजनीति लेके चलते हैं। माननीय आदरणीय वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, उसके नेतृत्व में उसकी लाइन, जो केडर बेस्ड पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी केडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो उसका वर्कआउट होता है, केडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें हम ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या करेंगी, वे उसमें पड़ता ही नहीं। हमारी विकास की राजनीति, दलित पिछड़ों जो लास्ट तक ऐसे बोलते हैं कि विकास की राजनीति योजनाएं सरकार की लास्ट तक पहुंचा नहीं है। शहर समुदाय, छोटा सा समुदाय हो, बड़ा समुदाय हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी भाई बहन हो, सबके जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल रहता है। तो ओपोजिशन में कौन है, क्या कर रहा है, उसमें हम कोई लेना देना नहीं है। आपस में आप और कांग्रेस मिली हुई है तो क्या करती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। जी, बेशक आपको कोई लेना देना नहीं है राजू देसाई साहब, लेकिन बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को बचाने के लिए 4 मुख्यमंत्री वहां पर लगे हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डेरा जमाए बैठे हैं गुजरात में। ठीक है, उनका हक है पार्टी का प्रचार करना, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इसको बीजेपी का डर बता रहे हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बहुत दिन बाकी नहीं है। गुजरात में फिर से जनता जनार्दन के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना जा रही है, लेकिन आप नोट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है पिछले चुनावों से, और कांग्रेस भी रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है पिछले चुनाव से हार के रिकॉर्ड, और भारतीय जनता पार्टी जीत के रिकॉर्ड करने जा रही है। इसलिए पूरी कांग्रेस टीम बुखला गई है, उसको कोई विजन नहीं है, मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन रहा है 27 सालों से। अच्छा, आपका अंदरूनी आकलन क्या है? पार्टी का जो अंदरूनी आकलन है, आम आदमी पार्टी
बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हमको भारतीय जनता पार्टी कुछ नुकसान नहीं देने वाली है। मैं आपसे डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद रूप से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी का होम स्टेट है। आदरणीय नहीं, मैं आंतरिक जो आपका आकलन होगा पार्टी का उसकी बात कर रहा हूं। मेरी बात, आम आदमी पार्टी किसको नुकसान, आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी? हमको कुछ नुकसान पहुंचाने वाले में आम आदमी पार्टी अपनी हैसियत बनाने के लिए आई है, गुजरात में अपनी हैसियत बनाने के लिए आई है। पिछले चुनाव आप देख लो, जिस जगह पर जिस स्टेट में वो दिल्ली और पंजाब छोड़ के जहां चुनाव लड़े, डिपोजिट लूज हो गई है। ये गुजरात की जनता, सुधीर रावल जी, कल्चर में मानती है। क्या लगता है आपको? ये तो दावे हैं, राजनीतिक पार्टी दावे करती है, जाहिर है अपनी अपनी जीत के सभी दावे करते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो नुकसान होगा वो दो तरफा होगा, एक तरफा होगा आम आदमी पार्टी और एमआईएम की वजह से? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये गुजरात असेंबली इलेक्शन को कतई लाइटली नहीं लिया है, वो तो दिखता है। आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात के अंदर जो अपने कैंडिडेट खड़े किए, उसके हर लीडर, छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिस आक्रामकता से गांव में घूम रहे, शहरों में अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे, वो दिखाता है कि उसने स्पिरिट से काम आगे बढ़ने का निश्चय किया है। लोगों का समर्थन भी उसको बहुत मिल रहा है, ये बात सही है। नॉट ओनली इन रूरल एरिया, शहरों के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे मोटे लोग, ये भी लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन जहां तक और मुस्लिम वोट की भी बात है, तो मुस्लिम वोट की डिवीजन में कांग्रेस के काटेंगे या बीजेपी के काटेंगे, अगर उस पर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो मुस्लिम कम्युनिटी ने पॉलिटिकली वेरी श्रूड एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर है, वो ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाएगी। उन्होंने कांग्रेस के साथ जब उसको धोखा लगा तो उसने कांग्रेस का साथ छोड़ा, रीजनल पार्टीज बनाई पूरे देश में, और बीजेपी का भी कहीं कहीं ये ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी टेन्योर सपोर्ट किया। लेकिन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जिस तरह मंदिरों में जाते हैं, जिस तरह ज्यादा हिंदुत्व की बातें करते हैं और बीजेपी को टक्कर देने के करते, उससे मुस्लिम वोट द्विधा में है। तो मुस्लिम आउटराइट अभी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है, तो उस मामले में बीजेपी का ही वोट काटेंगे। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो कांग्रेस का है उसका वोट काटेंगे। मुझे लग रहा है बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो नरेंद्र भाई मोदी, पीएम और ये एचएम अमित शाह ने दोनों ने जिम्मेदारी कंधों पर ले लिए, लेकिन उसके अलावा जितने भी नेता बात करते हैं, इस एक तरफ से कोई नए मुद्दे, एक तरफ से आक्रामकता किसी भी ओर से नहीं आ रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए इस इलेक्शन में वोट की जो डिवीजन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, रूटीन वोटों में भी और करंट जो प्रोग्रेस है उसमें भी वो। ठीक है, हिमांशु जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं, किसको नुकसान होगा? सुधीर भाई की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस है, मगर तकलीफ ये है कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई है। ऊपर से बम्बार्डमेंट होता है, मगर जमीनी लड़ने वाले सही कितने हैं वो अभी तक पता नहीं चला है। और जहां तक ग्राउंड लेवल का सवाल है और जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उस पर से दिखता है कि आम आदमी पार्टी के पास जमीनी तौर पे ऑन ग्राउंड लड़ने वाले कार्यकर बहुत कम है इन दोनों के मुकाबले। लेकिन हिमांशु जी, दिल्ली और पंजाब में भी ऐसा ही था। दिल्ली और पंजाब की बात अलग थी, आप ये चीज समझ लीजिए। दिल्ली में 60-65 सीट है, पूरा अर्बन एरिया है। पंजाब में 112-13 सीट है, अलग बात है। यहाँ पर 182 सीटें और 182 सीट में 50,000 पोलिंग बूथ को मैन करना, देखिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वोटिंग के दिन आप कहोगे आपने बम्बार्डमेंट किया है, आपने कहा है परिवर्तन आ जाएगा, बराबर है, परिवर्तन आ जाएगा, वोटर्स आ जाएंगे, मगर अगर आपके पास बूथ के कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? जी देखिए हिमांशु जी यहाँ पर ये भी कहेंगे कि दिल्ली का हमने चुनाव देखा, जब दिल्ली में हम प्रोग्राम करने बाहर जाते थे
तो सभी जो नेता आते थे, जो कैंडिडेट्स होते थे, अपने लाव लश्कर के साथ आते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 लोग आते थे, मोटरसाइकिल पर बैठकर आते थे और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया। अब उसको वक्त लगेगा, ये पहली बारी है, मैं यही कह रहा हूं कि उनकी प्रेजेंस है, लोगों को पता चला है कि आम आदमी पार्टी है, मगर आम आदमी पार्टी अभी अपना घर नहीं बना सकी है। यहां पर देखिए, ऊपर से 1-2 दिन आके कहीं जामनगर में, कहीं सूरत में, कहीं भावनगर में 2 जनसभाएं करना, 50-50 हजार की मेजबानी खड़ी करना। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं हरिशंकर जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही है कि आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो कांग्रेस है, गुजरात कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान है। हरिशंकर जी, पार्टी का जो आंतरिक आकलन है, जो अंदर खाना आप लोग आकलन कर रहे होंगे, वो क्या कह रहा है? अब जाहिर है आप शायद नेशनल टेलीविजन पर मुझसे पूरी तरह से शेयर ना करें वो बातें, लेकिन अंदर से थोड़ी पार्टी तो हिली हुई है, ये तो अंदाजा हो रहा है सबको। नहीं, ये अंदाजा किसको ये अंदाजा हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको भी हो रहा है ये गलत अंदाजा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी आश्वस्त है, सरकार बनाएगी। पिछली बार भी चुनाव के अंदर यही कहा जाता था तमाम मीडिया के ऊपर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी खत्म है, नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ पर जादू चलता है। 77 सीटें थी, बीजेपी को जो है सांस आ गई थी, बीजेपी को 77 सीटें कांग्रेस की थी, इसको बात को मानिए। और आप हरिशंकर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक तस्वीरें आ रही हैं गुजरात चुनाव से ही जुड़ी, वो जरा हम दिखा दें। एक रोड शो आ रहा है, अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देखिए, और काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं। गुजरात के नांदोल में ये इस समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो है और इस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। गुजरात के पहले चरण के चुनाव के लिए इस वक्त जबरदस्त सभी खेमे जुटे हुए हैं, सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। नांदोल की ये तस्वीरें गुजरात से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए अपील कर रहे हैं, भारी मतों से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात से नांदोद, गुजरात के नांदोद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। सभी पार्टियां इस वक्त ताल ठोक रही हैं। जी हरिशंकर जी, आप बता रहे थे कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो भी नुकसान होना है वो कांग्रेस का होना है। बीजेपी आश्वस्त है। देखिए, उनको वो इसके अलावा क्या कहेंगे। आज गुजरात के अंदर अकेला मोरबी जो दुर्घटना हुई है, जिसमें 134 लोग मारे गए हैं, कम से कम 50 सीटें बीजेपी को उस घटना से नुकसान होगा। ये मैं आपको आज दावा करके बताता हूं। आज दिन तक उस घटना का जिम्मेदार पकड़ा नहीं गया है। चपरासी को, गार्ड को पकड़कर लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। गुजरात का कुशासन अब वहां की जनता समझ गई है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी मैजिक के सामने सारे मुद्दे फेल हैं, सारी बातें जो भी कांग्रेस सारे आरोप बेमानी है। वो हमेशा यही कहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, लेकिन महंगाई पूरे देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। क्या गुजरात में महंगाई नहीं है? वहां लोग महंगाई से त्रस्त नहीं है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी कहीं पर भी बैठा हुआ हो, इस मोदी सरकार की जो कृत्य हैं, जो इनके समस्याएं उन्होंने खड़ी की हैं, उससे देश का हर आदमी, चाहे वो गुजरात हो या गुजरात के बाहर हो, हर आदमी समान रूप से त्रस्त है, दुखी है, कष्ट उठा रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के खिलाफ गुजरात के अंदर है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी। केजरीवाल अर्बन एरियाज में कंसंट्रेट कर रहे हैं और वहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अर्बन एरिया में कंसंट्रेट कर रहे हैं। राजू जी, आम आदमी पार्टी अर्बन एरिया में कंसंट्रेट कर रही है और वहां पर बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएगी, ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। और उनका यह भी कहना है कि मोदी मैजिक इस बार नहीं चलेगा, लोग मुद्दों पर वोट देंगे। देखिए, वो लोग मिले जुले हैं
तो उनको उन पार्टी की अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, कौन पार्टी क्या कर रही है उसकी चिंता है। और अर्बन में आप पार्टी घूमेंगी क्योंकि अर्बन नक्सली पार्टी है, और अर्बन में क्यों नहीं घूमेंगी? क्योंकि सिटी में कोई उसको घुसने ही नहीं देता है आप पार्टी को। और अर्बन के लोग हैं जो भोले भाले बोले जाते हैं, गुजरात की प्रजा जो बोले झंडे व्यापार में भोले भाले यहाँ गुजरात में बोली जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लंके की चोट पे कहता हूँ कि आप पार्टी यहाँ अपनी हैसियत बनाने के लिए आई है, कांग्रेस जमीन टिकाने लगी है, और ओवैसी जैसी पार्टी शोर मचाने आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वो कह रही है हमने दिल्ली में, इसीलिए जिस तरह हमने दिल्ली में चौंकाया, हमने पंजाब में चौंकाया, उसी तरह से पूरा देश चौंकेगा गुजरात के चुनाव के नतीजों से। उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ जी, उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, आम आदमी पार्टी की यहाँ बहुत बड़ी जाहिर सभा हो रही थी। इतना ही नहीं, स्टेज भी तैयार हो गया था, मेयर भी का नाम भी नक्की हो गया था कि अगले चुनाव गांधीनगर हम जीत रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये मेयर रहेगा। तब तक उसने तैयारी कर दी थी, पर सब उसके सपने रह गए, और सपने में देखा ऐसे अभी सपने देख रहे हैं। मैं डंके की चोट से बोलता हूं कि उनकी डिपोजिट लूल होने वाली है, क्योंकि वो अपनी हैसियत बनाने के लिए गुजरात की जनता जिसने 27 सालों से शासन में विकास नीति देखी है, शिक्षा आरोग्य हो, और आप देखिए कि सबसे बड़े रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, कोई व्यापार हो, संगठन हो, किसी भी बाबत की बात हो, जैसे माननीय वैश्विक नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात आगे बढ़ रहा है, वैसे ये लोग शोर मचा रहे हैं कि हम भी गुजरात में ऐसे कुछ करके हमारा नाम बनाए। वो यहाँ सरकार बनाए कि इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है सुधीर जी, अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2017 की बात करें, 2017 में बेशक बीजेपी की सीटें कम हुई थी, और उसी के अनुसार आकलन हो रहा था कि सीटें कम हुई, पिछली बार काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जहां पर जो हार जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था, बहुत मार्जिनल था। लेकिन वोट शेयर की अगर बात करें तो 2012 और 2017 में फर्क था, वोट परसेंटेज बढ़ा था बीजेपी का, वोट शेयर बढ़ा था, सीटें जरूर कम हुई थी। वोट शेयर बीजेपी का अगर 2007, 2012 और 2017 का देखिए तो वोट शेयर बीजेपी का तकरीबन 49% के आसपास स्टेबल रहा था। कांग्रेस का 2007 में जो था उससे ज्यादा बढ़ा 2012 में, और 2012 से 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था 41% तक। तो वोट शेयर बढ़ने की बात जहां तक है कांग्रेस की बढ़ी थी, जो सीट है वो बीजेपी की कम हुई थी, बीजेपी कांग्रेस की बढ़ी थी। लेकिन जहां तक ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात है, जहां तक मुद्दों की जो चर्चा हो रही है उसमें जो डिफरेंस है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मली अभी तक बीजेपी की स्ट्रेटेजी या तो तासीर ये देखने को मिली है कि वोटर्स को भावनात्मक मुद्दों पर डोज करके इंटीमेटली जुड़ना चाहती है, तो इस बार ये देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार आप देखिए तो मोदी जी अपने 20 साल की गवर्नेंस और 8 साल की सेंटर की बात कर रहे हैं। अमित शाह जो है वो 370 की सरदार स्टेच्यू की या नर्मदा की बात करते हैं, वो भी आते हैं देखते हैं। कांग्रेस मिसरूल की बात करती है, लेकिन और आम आदमी पार्टी भी वो जो ये तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। હું રાજપીપળાને નાગોદમાં આવ્યો છું, ચૂંટણી માટે પણ આવ્યો છું, ચૂંટણી જોડે પણ આવ્યો છું, પરંતુ મારી જિંદગીમાં આવી ભીડ મેં કોઈ દિવસ જોઈ નથી। હું ભારતીય જનતા પાર્ટી વતીથી રાજપીપળાના સન્માનીય મતદારોનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું। આગામી ડિસેમ્બર મહિનામાં રાજપીપળાએ વોટ નાખવાનો છે। હું વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર ડોક્ટર દર્શનાબેનને પ્રચંડ બહુમતીથી વિજયી
ગુજરાતની અંદર દર્શનાબેનનો નંબર 1 આવવો જોઈએ. બેલેટ પેપરમાં પણ દર્શનાબેનનો નંબર 1 છે અને ભાજપનો નંબર પણ 1 છે. મિત્રો, આ 1લી તારીખે જયારે તમે મતદાન કરો ત્યારે દર્શનાબેનને જીતાડવા કમલના નિશાન પર તો મત આપજો. फिर जी, आप भावनात्मक जो मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे थे कि भावनात्मक मुद्दों के बल पर जनता से कनेक्ट की बात हो रही है, और भावनात्मक मुद्दों की अगर बात करें तो बहुत सारे मुद्दे और जोड़ दिए हैं. असम के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने तो श्रद्धा और आफ्ताब का भी केस जोड़ दिया उस पूरे चुनाव प्रचार में. इसके अलावा लेकिन उसको रिस्पॉन्स सब नहीं आ गए, मिला. सद्दाम हुसैन आ गए और पाकिस्तान भी आ गया, सब आ देखो, गए. उन्होंने चेष्टा की, लेकिन गुजराती प्रजा का मूड देखकर वो बातें आगे नहीं बढ़ी. गुजरात की जनता ने तय किया है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर यहां बहस हो. लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि डेवलपमेंट की उपलब्धियां गिनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो 20 साल की दिखा जा रही है. 5 साल में क्या हुआ उसके लिए उनके पास कोई उपलब्धि गिनाने का है नहीं. अभी तक के जो नेताओं का जो प्रवचन हुआ उसका एनालिसिस करें तो 5 साल की उपलब्धि की कोई बात नहीं करता है. सामने तौर पर प्रतिस्पर्धी में जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, वो 5 साल की जो मिसरूल है उसकी ही बात करते हैं. लेकिन कुल मिलाकर डेवलपमेंट के इश्यू, सर्विस का इश्यू, उसी पर डिबेट हो रहे हैं. वो जो अच्छा है, जिसका एनालिसिस भी होना चाहिए, जिसका एक लेखा जो आकलन भी होना चाहिए. अच्छा हिमांशु जी, लैंग्वेज कितना पुश करती है इस पूरे चुनाव प्रचार को? देखिए, हम अभी देख रहे थे अमित शाह रैली कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रोड शो कर रहे हैं, गुजराती में कनेक्ट कर रहे हैं, एक लिंग्विस्टिक कनेक्ट है. प्रधानमंत्री जाते हैं, गुजराती बोलते हैं, तो ये कहां तक कारगर होगा? बीजेपी के लिए कितना एडवांटेज है? नहीं, यही कारगर होगा, यही भावनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ता. अभी आप प्रधानमंत्री जी की स्पीचेस को देख लीजिए, तो वो बनासकांठा में गए, वहां जाके उन्होंने कहा मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप वोट तो मुझे ही देने वाले. देखिए, एक अपनापन है, अपना एक कनेक्ट है. जब ये मोदी जी अपनी भाषा में बोलते हैं गुजराती में, लोगों को बताया कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं. मैं तो यही कहूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि जिससे हम अगले 25 साल में इतनी प्रगति कर सके. फिर उन्होंने, जहां पालनपुर में शायद बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने वर्णाक्षर प्र से शुरू किया और 5 प की बात की, एक प्रवासन की बात की, पानी की बात की, 5 मुद्दों को पकड़ लिया उन्होंने और पूरा भाषण उन्होंने वहीं पर दिया. वहीं एक भावनात्मक कनेक्ट होता है. वो कहते हैं कि आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में हजारों लोग, हजारों विदेशी आते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं घरों में? देखिए, ये बड़ी सीधी बात है, ये एक सीधा कनेक्ट है, स्थानिक लोगों के साथ में एक सीधा कनेक्ट है. और ये इनमें एक खासियत है कि वो जहां जाते हैं वो प्रदेश की बात करें. गुजरात में भी जहां, अगर वो दक्षिण गुजरात में आएंगे तो वनवासियों से बात करेंगे, आदिवासियों से बात करेंगे. बनासकांठा में जाएंगे तो वो रण प्रदेश की बात करेंगे. ठीक है, राजू देसाई साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि सुधीर जी ने जो सवाल उठाए कि बार बार जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं वो पिछले 20 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं, 25 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं. इन पिछले 5 सालों की कोई बात नहीं कर रहा है राजू जी. देखिए, स्किल डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप, जो स्किल के दौरान अग्रेसर गुजरात का लास्ट 3 साल से, वो 5 साल में जाएगा ना, लास्ट 3 साल में से गुजरात फर्स्ट नंबर पर है. जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, लेट के 2 साल तो कोरोना ने इफेक्ट की. जैसे लास्ट 5 साल में शिक्षा का बढ़ाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी हार्ड एंड फास्ट बढ़ रही है. 37 जो ड्रॉप आउट रेशियो शिक्षा का था वो 3 पे आ गया है. 100% हम नल से जल, यही लास्ट 2 साल में ही हुआ, नल से जल 100% गुजरात के पूरे उसका भी सर्टिफिकेट है जो केंद्र सरकार ने दिया. 100% नल से जल. तो ऐसी कहीं योजना है कि दलित पिछड़े लोग हैं, आदिवासी, इसको असर करती है, विकास की नीति की बात करती है, कुछ विजन लेके निकले हैं हम. अगले, ये आपके चैनल के माध्यम से और बता दूं कि हम फर्स्ट बार ऐसा करने जा रहा है कि विकास गुजरात का किया है,
जनता ने अपार हमको प्रेम दिया है, लेकिन पहली बार हम मैनिफेस्टो जनता के साथ लेके चल रहे हैं। कोई मेल करेगा, कोई संदेश भेजेगा, कोई टेलीफोनिक मिस कॉल से अपना मैसेज लेकिन अगर आप भेजेगा, देखें निस्बतन मैनिफेस्टो पिछली में बार हम से, मिलने वाले हैं। अगर और दो चुनाव बताइए, पिछली बार के आप और उठा के देखेंगे तो सीटें लगातार लेकिन कम अभी हुई तक हैं। मैनिफेस्टो कहाँ आया है? उसका अभी तक उसका भी मैनिफेस्टो जाओगे, आया उसका भी नहीं। जाओगे, उसका भी। नहीं, वही गुप्ता जी आपको यही बता देता हूँ, मैनिफेस्टो जनता के साथ लेके जा रहे हैं, जनता की सुन के बताने वाले हैं। आपके जैसे नहीं, कोई विजन ही नहीं है। मैनिफेस्टो कॉपी जैसे 2002 लेकिन अभी तक इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो कहाँ आया है? उसमें से कुछ मुद्दे ले लो। आपकी तो ये बात आपको तो नहीं पता है, आपके अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को भी पता नहीं है उम्मीदवार कौन है गुजरात में, राहुल गांधी को पता नहीं है कि गुजरात में उम्मीदवार कौन नहीं, वो कांग्रेस के नेता नहीं है। ये सुधीर जी हैं, सुधीर रावल जी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता नहीं है, जाने माने पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के एडिटर हैं। तो सुधीर जी, मैं आपसे अभी मेरा कहना यह है कि बीजेपी का संकल्प पत्र इस बार कहाँ आया है? मैं ऐसा बोल रहा हूँ सुधीर जी कि हम जनता के साथ जा रहे हैं। जनता का मेल, जनता का मैसेज, जनता की राय सुन के उसको पूरी कौन सी बढ़ोतरी आ रही टकावारी में देखेंगे, किस किस्म के प्रश्नों में टकावारी बढ़ रही है, मेरिट के आधार पर मैनिफेस्टो जा रहा है। और एक बात सुना दो, अगले 2014 का इलेक्शन देख लो, 2019 का इलेक्शन है, 2014 का इलेक्शन जिसमें लोकसभा का इलेक्शन के वोट शेयर देखे तो 182 में से 169 सीटों पे बीजेपी विन हुई, उसका वोट शेयर दिखा रहा है। जैसे 2019 में 182, 182 में से 173 सीटों पे बीजेपी विन दिखा रही है। तो अगली बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले जा रहा है और विकास की राजनीति, विकास की बातें बोल रहा है। तब जनता जनार्दन आप टीवी पे देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि छिवाड़े के लोग, जो पिछड़े दलित या आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं इसमें, और जनता जनार्दन जैसे पहाड़ी की किराए पे लाइव पब्लिक नहीं दिख रही है अभी। आप जनता हरिशंकर जी देख रहे हैं। ठीक है, हरिशंकर जी, बहुत सारे दावे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत सारे दावे हैं, कह रहे हैं आप भी दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है, लेकिन कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस का। देखिए, ये बड़ी गलतफहमी है और भाजपा का झूठा प्रचार है, दुष्प्रचार भाजपा कर रही है, बार बार राहुल जी का नाम लेती है। उनको ये पता नहीं है कि एक आदमी कांग्रेस के शीर्ष नेता 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं, वो प्राथमिकता उनकी है। उसके बाद भी उन्होंने माना है कि मैं गुजरात चुनाव प्रचार के अंदर जाऊंगा। और दूसरी बात ये है, जो सच्चाई है, इनकी जो स्थानीय लीडरशिप है भाजपा की, वो करप्ट है, वो इस काबिल नहीं है कि खुद चुनाव जीत सके। कांग्रेस के पास में हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं, वो सक्षम है, हमारा कार्यकर्ता सक्षम है चुनाव प्रचार करने में। नाम तो बताइए, कौन बनेगा अगर आपकी सरकार बन जाती है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तय होगा पार्टी के अंदर। ये जरूरी नहीं होता है सभी पार्टियों के लिए कि मुख्यमंत्री पहले बताया जाए, लेकिन निश्चित रूप से आपने एक बात कही, भावनात्मक तरीके से मोदी जी की बात अभी किसी ने कही कि वो लोगों को छोड़ देते हैं। अब भावना से लोगों को बेवकूफ ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। मुद्दों की बात करेंगे, महंगाई की बात वो करते नहीं है, बेरोजगारी की बात वो करते नहीं है, भावनात्मक बात करते हैं, चुटकियां बजाते हैं, ताली बजाते हैं, उससे अब लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। ये मैं अपने भाजपा के साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनको बता दूं, आप हार के लिए तैयार रहिए, आपकी निश्चित रूप से वहां पर हार हो रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी, सवाल हम भी यही उठा रहे हैं हरिशंकर जी कि वहां पर जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की या और तमाम मुद्दे उठाए, क्या कांग्रेस पार्टी उतने जोरदार तरीके से वो मुद्दे उठा रही है जितनी आम आदमी पार्टी उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है। आम आदमी का जिक्र तो सिर्फ टेलीविजन पर है, जमीन पर तो वहां कुछ भी नहीं है। दिल्ली से बैठ के गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये देखिए, दिल्ली के नेता गुजरात का चुनाव लड़वा रहे हैं, उनके पास जमीन पर कार्यकर्ता कहाँ है, लोकल लीडरशिप कहाँ उनके पास में है? ये तमाम चर्चा इस बात की है, उनके पास में स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है। दिल्ली से जाकर वहां पर लोग, दिल्ली में भी नहीं थे उनके पास स्थानीय कार्यकर्ता। दिल्ली में बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने हरा दिया, शीला दीक्षित को सत्ता से बाहर कर दिया। नहीं, वो ठीक है, सत्ता से बाहर हुए, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, लेकिन दिल्ली में भी आके देख लीजिए उनकी हालत क्या है इस समय। दिल्ली में तो पर्यटन के लिए आते हैं वो। दिल्ली के लोग इस बात को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि अब दिल्ली से उनका मन उब गया है, दिल्ली की तरफ उनका कोई भाव नहीं है,
कोई इच्छा नहीं दिल्ली के प्रति। दिल्ली समस्याओं से जूझ रही है, समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। यहाँ प्रदूषण है, यमुना में एसिड बह रहा है, यहाँ पर कूड़े के ठीक पहाड़ है इकट्ठा हो सुधीर गए। जी, ये तो आम आदमी पार्टी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, एमआईएम 30 सीटों पर चुनाव वहां पर लड़ रही है और ये 30 सीटें वो हैं जहां पर 30 से 50% या उससे ज्यादा वोट जो है वो मुस्लिम वोट है। और आमतौर पर यह देखा गया है गुजरात के चुनाव में कि ज्यादातर जो मुस्लिम जो वोट होता है वो कांग्रेस का रहा है। ऐसे में अब एमआईएम के आने से क्या आपको लगता है कि एक बड़ा थ्रेट वोट का है, कांग्रेस को ही लगेगा ये झटका? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो एमआईएम पार्टी है उसकी प्रेजेंस से कोई खास फर्क पड़ेगा। इवन मुस्लिम वोटर्स के माइंड पर भी उसकी कोई ज्यादा इंप्रेशन है नहीं, अट्रैक्शन है नहीं। एक टाइम था, एक इंडिविजुअली लोग इस असदुद्दीन ओवैसी की होशियारी, क्लेवरनेस, नॉलेज उसका बहुत गौरव करते, लेकिन वोटिंग की जहां तक बात है, मैं काफी मुस्लिम लोगों से मिलता हूं और बात भी करता हूं खास करके ये जानने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में एक संदेह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ वो झुकना इसलिए नहीं चाहते कि वो ज्यादातर बीजेपी को टक्कर देने के लिए जय हनुमान, जय श्री कृष्ण भगवान ये सब करते रहते हैं, मंदिरों में जाते रहते हैं और बीजेपी को तो सवाल। और लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम है वो कम्युनल आधार पर वोटिंग करे, ऐसा इतना संभव इसलिए कि बिजनेस में भी ये लोग काफी हिंदू मुसलमान मिले जुए। तो कांग्रेस की तरफ जितने भी ये लोग जो जुड़े हैं, तो कांग्रेस को कम से कम मुस्लिम वोट का इतना नुकसान होगा ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ परसेंट के अंदर वो शेयर हो सकता है, लेकिन उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाए। यानी उत्तर भारतीय राज्यों में जिस तरह से मुस्लिम वोटिंग होती है, ऐसा नहीं लग सुधीर जी, उत्तर भारतीय राज्यों में जिस तरह से मुस्लिम वोटिंग होती है, मुसलमान वोट पड़ता है, उसके बिल्कुल विपरीत यहां पर चुनाव वोटिंग होगी आप कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर उत्तर भारतीय राज्यों में देखा गया है कि जो बीजेपी को हरा रहा है मुस्लिम वोट उसके साथ चला जाता है। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है जी। हरिशंकर जी, तो मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे यहां पर कि आपके फेवर की हालांकि बात की है सुधीर जी ने कि मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा और जो पुराना मुस्लिम वोट जो देता आया है, कांग्रेस पार्टी को देता आया है, उसी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सिरदर्द शायद बने हुए हैं, हमारी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती रहती है कांग्रेस के भी कई नेताओं से, तो वो आम आदमी पार्टी ही वहां पर बनी हुई है। और फिलहाल ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त गुजरात में रोड शो चल रहा है, ये तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। ये रोड शो चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। हिमांशु जी, मुस्लिम वोट की बात मैंने की थी, एमआईएम कुछ असर डालेगी? नहीं, ज्यादा कुछ असर नहीं डालेगी। उसकी वजह बहुत समझने की जरूरत है कि गुजरात के अंदर ये मतों का ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम के उस पर बहुत कम होता है। हाँ, वो अयोध्या वाला चक्कर, अयोध्या वाली बात थी, वो 20-25 साल पहले की बात अलग है, मगर अभी फिर से वो लाइन पर है। उसकी वजह ये है कि छोटे छोटे बिजनेसेस और बड़े बिजनेस भी देख लीजिए आप, टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का एक तबका है जो मुस्लिमों के हाथ में है, दूसरा तबका है जो हिंदुओं के हाथ में है। तो जब एक प्रोडक्ट तैयार होकर आता है तो इन सब के थ्रू जाके आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में ये लोग इतने अच्छे इंटरवोवन है। तो यहाँ साउथ में तो देख ले आप, सूरत जैसे बड़े शहर में अगर देख ले तो ये वोट एमआईएम का कोई असर होगा नहीं दिखता है। वो जो होगा वो ट्रेडिशनली वो या तो कांग्रेसी वोट है या भाजपाई वोट है, और वो वैसे ही रहेंगे। उसमें जो फर्क आएगा तो एक वो सरप्राइज एलिमेंट और एक आकर्षण जिसको बोलते हैं ना कि टीनेज में जो एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन की वजह से कुछ कट्टरपंथी लोग जाके एमआईएम को वोट कर दे, वो हो सकता है, बट दैट विल बी अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल अमंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू देसाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हरिशंकर गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाएं उससे पहले आप देखिए हमारी खास पेशकश।